नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 फरवरी 2026 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो सैटरडे है और सैटरडे को रिलेटिवली थोड़ा कम आर्टिकल्स इंपोर्टेंट होते हैं, तो आज दो आर्टिकल्स इंपोर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के लिए, इलेक्शन के रिजल्ट से संबंधित इंडिया के क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। फिर देखो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ने देखो, भारत सरकार ने ना छोटे रिटेलर्स को बचाने के लिए, यानी छोटे दुकानदारों को बचाने के लिए अभी तक अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन सारी पॉलिसीज फेल हुई हैं, छोटे दुकानदार नहीं बच पा रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए थी कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर को पहले रखो। तो ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बांग्लादेश में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए ना, उसके रिजल्ट की आउटकम से संबंधित है और इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये तस्वीर है तारिक रहमान की। देखो दशकों तक ना दशकों से दो ही पार्टीज का बोलबाला रहा है बांग्लादेश में। एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दूसरा अवामी लीग। अवामी लीग की लीडर थी शेख हसीना, जो 2024 तक प्रधानमंत्री थी, लेकिन 2024 में आपको याद होगा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में और स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे। शेख हसीना को इंडिया भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। उसके बाद में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ थे वो थे मोहम्मद यूनुस। और इसी बीच देखो, ये जो तारिक रहमान है ना, तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर खालिदा जिया के बेटे हैं। पिछली जो सरकार थी ना शेख हसीना की, उस सरकार के दौरान ना इनके ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे और इनको ना देश निकाला दे दिया गया था। भाग गए थे ये लंदन में और बहुत सारे सालों तक तो ये लंदन में ही थे, ये वापस बांग्लादेश में नहीं लौट सके थे, ऑलमोस्ट 20 सालों के आसपास। लेकिन ना इनकी मां के देहांत से ठीक पहले ये बांग्लादेश पहुंचे। बदलती परिस्थितियों में, बदलती परिस्थितियां ये थी कि अब तो शेख हसीना जिन्होंने इनके ऊपर केस दर्ज करवाए थे वो जा चुकी थी इंडिया में, उनकी जो सत्ता थी वो जा चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी और इनकी माताजी की डेथ होने वाली थी। तो ये वापस बांग्लादेश पहुंचे और इनकी माताजी की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद इलेक्शंस हुए। इनके पक्ष में ना बहुत ज्यादा सहानुभूति थी और उसी सहानुभूति के चलते अब बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए, शेख हसीना के जाने के बाद पहली बार इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस को जीत लिया है बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने और इन्होंने, यानी तारिक रहमान ने 2/3 मेजोरिटी इनको मिली। अब वहां पे ना एक एक्सट्रीम पार्टी भी है, एक्सट्रीम पार्टी जो वुमेन राइट्स को लेके बहुत कंजर्वेटिव है, महिलाओं को अधिकार मत दो, जो रिलीजन को लेके यानी इस्लाम को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है, जमाते इस्लाम। उस पार्टी को भी ना 50 से ज्यादा सीट प्राप्त हुई, मतलब पिछली बार से डबल सीट्स ऑलमोस्ट प्राप्त हुई। समझ गए। तो देखो, नए प्रधानमंत्री तो अब ये बनेंगे तारिक रहमान, लेकिन इनके सामने ना चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस, सबसे पहले तो चैलेंज यही है, जो शेख हसीना की पार्टी थी ना अवामी लीग, उन्होंने देखो इन इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया था, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। और पिछली सरकार के दौरान देखो जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे आर्मी हो गया, जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे ना बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गए थे। बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज मतलब रूलिंग पार्टी के लिए ही काम करने लगे थे। तो इनके ऊपर पहली जिम्मेदारी तारिक रहमान के ऊपर ये होगी कि ना पहले तो देखो जो अवामी लीग है, जिसको बैन किया गया था, जिसने इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, अवामी लीग के लीडर्स को, अवामी लीग के वर्कर्स को फिर से मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको सिर्फ उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण जेल में डाला गया है, उनको जेल से रिहा किया जाए। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होगी। दूसरी प्रायोरिटी, पिछली सरकार के दौरान ये सारे जो संस्थान थे बांग्लादेश में जो पॉलिटिसाइज हो गए थे उनका पॉलिटिसाइजेशन अब खत्म करना, वो न्यूट्रल होकर काम करे ताकि बांग्लादेश में ताकि जो डेमोक्रेसी है उसे मजबूत किया जा सके। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं, जब शेख हसीना सत्ता में गई थी ना,
जब शेख हसीना सत्ता से गई थी तो उसके बाद देखो प्रोटेस्टर्स ने ना एक जुलाई चार्टर अडॉप्ट किया था। मतलब बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, शेख हसीना को जाना पड़ा था, सत्ता छोड़ के भारत भागना पड़ा था। तो उस समय ना प्रोटेस्टर्स ने एक चार्टर अडॉप्ट किया था जिसे बोला गया था जुलाई चार्टर। अब इस जुलाई चार्टर में ना बहुत सारी बातें थी। पहली बात ये थी कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का जो पद है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए ताकि शेख हसीना की तरह कोई डिक्टेटर ना बन जाए। दूसरी बात जुलाई चार्टर में ये अडॉप्ट की गई थी कि ना जब भी इलेक्शन होना तो उस समय न्यूट्रल गवर्नमेंट की अध्यक्षता में इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। न्यूट्रल गवर्नमेंट की अध्यक्षता में, समझ गए। और तीसरी बात ये बोली गई थी जुलाई चार्टर में कि जैसे इंडिया में अपर हाउस है ना, राज्यसभा है, वहां पे भी बांग्लादेश में भी कोई राज्यसभा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीन मांगे जुलाई चार्टर में अडॉप्ट की गई थी। तो तारिक रहमान के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी इन मांगों को इंप्लीमेंट करने की। बात रही दिल्ली की, देखो हमारे जो टाइज थे वो तो शेख हसीना सरकार के दौरान ही ज्यादा मजबूत थे। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी का तो वैसे भी इतिहास रहा है कि वो हमेशा से थोड़ा पाकिस्तान ओरिएंटेड ज्यादा पार्टी रही है और शेख हसीना की अवामी लीग इंडिया ओरिएंटेड ज्यादा रही है। तो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी का सत्ता में आना, देखो वैसे तो पुराने इतिहास को देखे तो इंडिया के लिए अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ना रिश्तों को मेंड करने की कोशिश की है। रिश्तों को मेंड करने की कोशिश ऐसे की है जैसे तारिक रहमान जब बांग्लादेश लौटे और उनके माताजी का देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री को भेजा उनको कंडोलेंस लेटर देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। वो एक अच्छी चीज थी। और अब जब बांग्लादेशी नेशनल पार्टी जीती इलेक्शन तो प्रधानमंत्री मोदी वन ऑफ द फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने कॉल किया तारिक रहमान को और बधाई दी। तो कोशिश देखो भारत सरकार ने पूरी की है कि पहले की जो गलती है कि हमने अवामी लीग के साथ ही ज्यादा रिश्ते रखे, शेख हसीना के साथ में ही ज्यादा रिश्ते रखे और बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के साथ में रिश्ते उतने नहीं रखे, तो उस चीज को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया ने शेख हसीना की टोकरी में सारे अंडे रख दिए ना, मतलब उन्हीं पे दाव खेला। तो स्पेस जो था पाकिस्तान, यूएस, चाइना, इन देशों ने ले लिया। स्पेस लेने का मतलब है इन देशों के रिश्ते बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के साथ में ज्यादा मजबूत हैं। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? भारत में और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है ना, उन माइनॉरिटीज की सुरक्षा करना ये एक बड़ा टास्क होगा नई सरकार के ऊपर, क्योंकि देखो माइनॉरिटीज के ऊपर हमलों की काफी खबरें आई। इवन भारत के जो मिशंस हैं वहां पे एम्बेसीज हैं उनको भी थ्रेट महसूस हुआ, तो कुछ जो मिशंस हैं वो बंद भी किए गए। तो उनकी सुरक्षा करवाना भी इंडिया के लिए प्रायोरिटी होगी नई सरकार से बात करके। कुल मिला के देखो नई सरकार आई है बांग्लादेश में तो एक उम्मीद तो है कि हाँ अब स्टेबिलिटी आएगी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो पहले धीरे धीरे उभर रहा था इकोनॉमी में भी, लेकिन इनस्टेबिलिटी के चलते बहुत नुकसान पहुंचा। अब उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे शायद नए प्रधानमंत्री। लेकिन इंडिया के लिए भी एक लेसन है कि इंडिया सारे जो अपने दाव है, सारी जो बैट है एक लीडर के ऊपर ना खेले। हम वहां के लोगों के साथ में भी रिश्ते बनाए, बांग्लादेश के लोगों के साथ में भी अपने वो रिश्ते बनाने जरूरी हैं। क्योंकि देखो जैसे ही शेख हसीना गई ना, वहां पे एंटी इंडिया हेट काफी ज्यादा देखने को मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो भी इंडिया को मजबूत करने की आवश्यकता थी और फ्यूचर में इंडिया इसका ख्याल रखे, ये इंडिया के लिए एक बड़ा लेसन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्रेट इंडियन रिटेल डायलेमा से संबंधित है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। देखो सबसे पहले ना हम शुरुआत करते हैं 1991 के रिफॉर्म से। देखो जब 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म से अडॉप्ट किए ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब ना हमारे पॉलिसी मेकर्स को एक डर था, एक कांस्टेंट डायलेमा था। क्या भैया, एक तरफ तो हम एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज का जो पैसा है वो इंडिया में आने दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं उनको भी तो बचाना है ना, खास करके छोटे दुकानदारों को। समझ गए?
सोच ये थी कि अगर बड़ी कंपनीज इंडिया में आ गई तो छोटे जो दुकानदार हैं वो तो खत्म हो जाएंगे। और पिछले 30 सालों से ना हर सरकार ने ना एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन राइटर कहते हैं वो जो बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सरकार की कोशिश है वो फेल हो चुकी है। वो फेल हो चुकी है। और इस फेलियर को समझने का एग्जाम्पल राइटर देते हैं हमारी रिटेल इंडस्ट्री। देखो, यूएस और यूरोप में ना बिग बॉक्स रिटेलर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ना स्टेशनरी शॉप अलग है, परचून की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर अलग है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं हमारे देश में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अलग है। लेकिन यूएसए में और यूरोप में ना बिग बॉक्स स्टोर है। बिग बॉक्स स्टोर मतलब सारी चीजें एक ही जगह पे मिलती हैं। जैसे वॉलमार्ट है, एक ही छत के नीचे सुई धागा से लेके टीवी से लेके सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। तो सरकार ने ना इनको नहीं आने दिया था। सरकार को लगा कि अगर ये वॉलमार्ट जैसी कंपनी से इंडिया में आ गई तो अपनी कॉलोनी में जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है, बनिया की दुकान है, वो फेल हो जाएगी। तो सरकार ने ना पॉलिसी का एक जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया? सरकार ने कहा थोड़ा सा दरवाजा हम खोल देते हैं। थोड़ा सा दरवाजा क्या खोला? उन्होंने ना एफडीआई में ना सिंगल ब्रांड रिटेल को तो अलाउ कर दिया। सिंगल ब्रांड रिटेल मतलब सरकार ने बोला कि वॉलमार्ट जैसी कंपनीज जो सब कुछ बेचती हैं एक ही छत के नीचे, सुई धागा से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके ग्रोसरी से लेके सब कुछ एक छत के नीचे बेचती हैं, हम ऐसे कंपनीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल रिटेल है ना, जैसे एप्पल अपना स्टोर खोल सकता है, आइकिया अपना फर्नीचर शॉप खोल सकता है, नाइकी अपने जूतों और कपड़ों की दुकान खोल सकता है, सिंगल सिंगल ब्रांड अपना रिटेल का स्टोर खोल सकता है, लेकिन एक ही छत के नीचे सब कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ गए? मल्टी ब्रांड रिटेल जो है उसको सरकार ने अलाउ नहीं किया। और यहां पे देखो एक ट्विस्ट आता है। सरकार फिर बोलती है, सरकार को लगा यार ऐसे वॉलमार्ट जैसी कंपनीज नहीं आएंगी तो फिर कैसे फायदा चलेगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो सरकार ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। सरकार कहती है वॉलमार्ट जैसी जो कंपनीज है ना, हमारे देश में आके डायरेक्टली कस्टमर्स को कंज्यूमर को सामान नहीं बेच सकती। वॉलमार्ट जैसी कंपनीज आती भी हैं तो वो छोटे दुकानदारों को सामान बेच सकती हैं। जो छोटे शॉपकीपर्स हैं ना उनको सामान बेच सकती हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को डायरेक्टली नहीं बेच सकती। तो सरकार ने सोचा कि जो छोटे दुकानदार हैं, रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, वो वॉलमार्ट जैसी कंपनी से सामान खरीदेंगे और खरीद के वो कंज्यूमर्स को बेचेंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। समझ गए? तो ये सरकार ने सोचा था विन विन सिचुएशन। लेकिन राइटर कहते हैं देखो, सरकार ना एक तरफ ये विन विन सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली। सरकार ने ना फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने से रोकने के लिए तो बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसका फायदा किसने उठा लिया? इसका फायदा उठा लिया डोमेस्टिक बड़े प्लेयर्स ने। जैसे रिलायंस रिटेल है, यानी स्मार्ट बाजार है उनका, रिलायंस वालों का, टाटा ग्रुप वालों का भी ट्रेंड है, स्टार बाजार है, राधा कृष्णन दमानी का डी मार्ट है। डोमेस्टिक प्लेयर्स तो बड़े हो गए ना। समझ गए? छोटे किराना स्टोर के लिए थ्रेट कौन बना? वॉलमार्ट को तो आने नहीं दिया, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज को तो आने नहीं दिया, लेकिन भाई डोमेस्टिक बड़े प्लेयर्स तो आ गए ना। क्या छोटे दुकानदारों को प्रोटेक्शन मिली इनसे? नहीं मिली। और देखो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स बड़े हो ही रहे थे, मीनवाइल क्विक कॉमर्स आ गया। मीनवाइल क्या आ गया? मीनवाइल आ गया क्विक कॉमर्स, यानी जो जोमेटो स्विगी जैसे प्लेयर्स थे ये आ गए। अब जोमेटो स्विगी जैसे प्लेयर्स ने तो गेम और बिगाड़ दिया। जोमेटो स्विगी जैसे प्लेयर्स ये क्या करते हैं, ये अपना डार्क स्टोर ओपन करते हैं कॉलोनी के आसपास, लेकिन कंज्यूमर वहां पर जाके सामान नहीं खरीद सकता। ये 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं और ये इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में डालता है कंज्यूमर्स को कि कंज्यूमर्स ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। वो ऐप पे ऑर्डर देते हैं और तुरंत सामान इनके घर में आ जाता है। इनके पास में, जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज के पास में बहुत पैसा होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का कैश होता है बर्न करने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। वो सामान सस्ता बेच देते हैं, फ्री में डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार के पास में, बेचारे के पास में कुछ नहीं होता। वो इतना लॉस नहीं झेल सकता, वो सस्ता सामान नहीं बेच सकता। तो ये जो प्लेयर्स हैं, अब देखो
छोटे दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और छोटे दुकानदार इनसे खत्म होते जा रहे हैं। समझ गए? ई कॉमर्स, सरकार का ध्यान ज्यादा था विदेशी कंपनीज को भारत में आने से रोका जाए, लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स बड़े हो गए और ये ऑनलाइन वाला सिस्टम ज्यादा चल पड़ा। इस वजह से छोटे दुकानदार को तो प्रोटेक्शन मिली नहीं, लेकिन सरकार अपनी पॉलिसीज में ही बिजी रह गई और उसने समय रहते एक्शन नहीं लिया। ना तो इन्वेस्टमेंट आ पाया और ना ही छोटे दुकानदार बच पाए। और एक बढ़िया चीज आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। देखो, सरकार ने ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज थी ना, इनको बोला कि आप ना अपना इन्वेंट्री मॉडल इंडिया में नहीं ओपन कर सकते। इन्वेंट्री मॉडल मतलब आप सिर्फ एक मार्केट प्लेस हो कि विभिन्न सेलर्स जो है अपना प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाएंगे और आप उन प्रोडक्ट्स को बेचोगे। आप अपना खुद का सामान नहीं बेच सकते। समझ गए? सरकार ने ये कंडीशन डाल दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेकिन देखो, सरकार की कोशिश ये थी कि ना अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपना सामान खुद बनाएंगे तो वो सस्ते में बेच पाएंगे और छोटे दुकानदार फेल हो जाएंगे। और छोटे दुकानदारों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ओएनडीसी भी लेके आई, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यानी छोटे दुकानदार जो थे वो इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवा के बेच सकते थे, लेकिन ये ज्यादा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ, सफल साबित नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, सरकार की सारी जो पॉलिसीज थी ना, छोटे दुकानदारों को बचाने के लिए थी, कंज्यूमर को बचाने के लिए नहीं थी। क्योंकि देखो, वॉलमार्ट अगर इंडिया में आता तो सामान सस्ता होता कंज्यूमर के लिए जाहिर तौर पे। दूसरा, अगर मान लो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को अलाउ किया जाता कि वो अपना प्रोडक्ट खुद बेचें तो भी सामान सस्ता होता, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं होने दिया। सरकार ने पूरा जोर लगा दिया छोटे दुकानदारों को बचाने का, लेकिन सरकार छोटे दुकानदार नहीं बचा पाई और ना ही कंज्यूमर्स के लिए उतना सामान सस्ता हो पाया। समझ गए? तो इससे अच्छा तो भाई कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी बना लेते। आज के इस आर्टिकल में राइटर यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो आप कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी बना लेते तो ज्यादा फायदा होता। और एक यहां पे ना एक देखो, राइटर एक बात बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। जब भी देखो टेक्नोलॉजी आती है ना नई, आप उसको ना रेगुलेशन की सहायता से ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होने दीजिए, नई चीज आने दीजिए। अगर आप नई चीज के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हो ना, तो वो नई चीज आने में डिले होगी, लेकिन आएगी जरूर। और दूसरी चीज, आपने वॉलमार्ट को इंडिया में नहीं आने दिया, लेकिन भाई फ्लिपकार्ट तो इंडिया में मेजर ई कॉमर्स प्लेयर है और वॉलमार्ट का शेयर है फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट की ओनरशिप किसके पास में है? वॉलमार्ट के पास में है। तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट अपना फिजिकल स्टोर बेशक नहीं ओपन कर सका, लेकिन वॉलमार्ट ने हिस्सेदारी तो फ्लिपकार्ट में डाल दी ना। अब मेजोरिटी शेयर फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट के पास में ही है। और दूसरा, फोन पे जिससे इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, फोन पे का शेयर भी वॉलमार्ट के पास में है। तो मतलब आपने फिजिकल स्टोर नहीं ओपन करने दिया, लेकिन ऑनलाइन तो इन्होंने कैप्चर कर ही लिया ना इनडायरेक्टली। तो आप काहे का रेगुलेशन कर रहे हो भाई? तो राइटर कुल मिला के देखो यही बोलते हैं कि आप छोटे दुकानदारों को ना सपोर्ट करो। उनको बचाना चाहते हो तो उनको सपोर्ट करो ताकि उनको सस्ता लोन मिले। उनको टेक्नोलॉजी में आप अपग्रेड करो ताकि वो मुकाबला कर सकें किसके साथ में? इनके साथ में, जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ में। उन्हें सस्ता कैपिटल एक्सेस करवाओ और पॉलिसी अपनी रखो कंज्यूमर फर्स्ट। अभी आपकी पॉलिसी है दुकानदार फर्स्ट, रिटेलर फर्स्ट, लेकिन आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कंज्यूमर फर्स्ट। कंज्यूमर पे ज्यादा ध्यान दो, पहले ध्यान दो। उनके लिए माल सस्ता होता है तो होने दो। समझ गए? रेगुलेशन सबके लिए फेयर होने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। आज सैटरडे था, देखो आज दो ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।